राम राम मित्रों, ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने पहले वीडियो के लिए जो टॉपिक उठाया है वो है इंडिया चाइना फेस ऑफ। मैंने ये इंडिया चाइना फेस ऑफ का टॉपिक इसलिए उठाया है कि इस पे आजकल बहुत राजनीति हो रही है जो होनी नहीं चाहिए, और बहुत से लोगों को एलएसी के बारे में पता भी नहीं है कि एलएसी की का रूप क्या है और कैसे एलएसी में कैसे काम होता है। आज हम बात करेंगे भारत तिब्बत बॉर्डर की, जहाँ पे इंडिया और चाइना का फेस ऑफ चल रहा है। जो भारत और तिब्बत का बॉर्डर है उसके साथ भारत का एक हिस्सा एक्साई चीन लगता है, जो चाइना ने 1962 की जंग में हमसे जीत लिया था। चाइना का मानना ये है कि जो एक्साई चीन है वो तिब्बत का हिस्सा था, और अब जो ये फेस ऑफ है ये सब एक्साई चीन की बाउंड्री लाइन पे है। पहली बात तो ये है कि भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको एलएसी बोलते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे ये स्टैंड ऑफ हुआ है, पहली प्लेस है गलवान वैली, दूसरा है हॉट स्प्रिंग, तीसरा है डोगरा पोस्ट, चौथा है पोंगसो। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, जब हम सब लोग मिलकर चाइना के साथ लड़ना चाहिए तब कुछ पार्टीज पॉलिटिक्स कर रही हैं। वैसे तो ये जो एक खास विचारधारा है लिबरल्स और जो लेफ्ट विंग वाले हैं, इनके एक सिद्धांत होता है, इनके एक लॉ होता है कि अगर आप पब्लिक को अपनी तरफ नहीं कर सकते हो तो आप पब्लिक को इतना कंफ्यूज कर दो कि वो जो पब्लिक है वो दूसरी तरफ भी ना जा पाए। और जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, वो यही करने का ट्राई कर रही है। और इस सब में कांग्रेस को साथ मिल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों साथ मिल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का साथ क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोचते हैं कि वो उसका जो असली बाप है वो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। वो ये सोचते हैं कि एक दिन वो भारत में को भी कम्युनिस्ट कंट्री बना लेंगे चाइना की मदद से, और उसके बाद जो इंडिया में हायर पोस्ट्स होंगी वो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को दे दी जाएंगी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये किसका सहारा ले रहे हैं? एलएसी का। क्योंकि एलएसी बहुत कम लोग जानते हैं एलएसी एक्चुअल है क्या। हम अभी बात करेंगे एलएसी है क्या। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये जो भारत और चाइना में के बीच है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे। ये एक डिफाइंड लाइन नहीं है। जैसे नॉर्मल हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, उनकी एक लाइन होती है और उनकी लाइन को मार्क रखने के लिए पिलर लगा दिए जाते हैं। वो पिलर टू पिलर वो लाइन मार्क होती है और वो एक बॉर्डर लाइन बन जाती है, और दोनों देश अपनी रजामंदी से कुछ कुछ एरिया वो उस लाइन के दोनों साइड पे छोड़ लेते हैं, और उसको नो मैन जोन बोलते हैं। उसमें कोई भी सेना उसके अंदर नहीं आ सकती। पर जो एलएसी है ये इससे बहुत ही डिफरेंट है। ये इससे डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पे कोई भी एक फिक्स्ड लाइन नहीं है। एक लाइन इंडिया बताता है कि ये इतना एरिया, मतलब ये एलएसी है, ये इतना एरिया मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो चाइना अपनी एलएसी बताता है वो भारत की एलएसी से डिफरेंट है। तो ये जो दोनों एलएसी लाइंस बन गई, ये बहुत जगह पे एक दूसरे को ओवरलैप करती है। तो जो दोनों ओवरलैप करती है, ये एक मुद्दा बनता है। इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने के लिए हमारी दोनों सरकारें, भारत की और चाइना की सरकारें मिलके पीसफुली इस सब को सॉल्व करने का एग्रीमेंट कर चुकी हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत से एग्रीमेंट किए 1962 से लेके, पर इनमें से एक एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें दोनों सरकारें इस सहमति पे पहुंची हैं कि जो एलएसी इंडिया क्लेम करता है उसके पीछे चाइना कुछ भी निर्माण कर सकता है, और जो एलएसी चाइना क्लेम करता है उसके पीछे भारत कुछ भी निर्माण कर सकता है। जो बीच का जगह बचती है उस जगह को इन्होंने
पेट्रोलिंग जोन का नाम दिया है। पेट्रोलिंग जोन का मतलब है वहाँ पे इंडिया की आर्मी भी जा सकती है और चाइना की आर्मी भी जा सकती है, पर वहाँ पे एक शर्त है कि कोई भी अपना टेंट नहीं लगा सकता, कोई किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। इतना सब होने के बावजूद ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये जो संघर्ष हुआ है, ये कैसे शुरू हुआ? ये ऐसे शुरू हुआ कि जैसे ये गर्मियाँ शुरू हुई, चाइनीज़ ट्रूप थे जो वो पेट्रोल करने के लिए इस पेट्रोलिंग जोन में आए, लेकिन वो इस जोन में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने टेंट्स लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने अपने बंकर बनाने शुरू कर दिए, जिसको देख के भारत की फ़ौज उनको रोकने गई। और वहाँ पे जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है उसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं। और ये स्टैंड ऑफ कुछ ऐसे घंटे या मतलब कुछ वीक्स का नहीं चलता, ये बहुत लंबा चलता है। इसलिए फिर क्या होता है, दोनों सेनाएं आमने सामने अपने अपने तंबू गाड़ के बैठ जाती हैं कि हम आपको नहीं आगे बढ़ने देंगे, हम आपको यहाँ कुछ नहीं करने देंगे। तो जब वो स्टैंड ऑफ हो गया तो जो अपने सीनियर अधिकारी थे उन्होंने मीटिंग्स बुलाई और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इस को हल करने की कोशिश होने लगी। उसके बाद में जाके 5 जून की एक मीटिंग में ये हल निकला कि जो दोनों सेनाएं हैं वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटेंगी। 2 हफ्ते के अंदर वो जगह छोड़ के अपना पीछे चले जाएंगी, अपना जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको ख़त्म करके जाएंगी। तो इस हिसाब से जो 15 तारीख थी, 14 तारीख तक चाइना की फ़ौज को वो जगह छोड़ के वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो गए नहीं। इसको चेक करने के लिए जो भारतीय आर्मी के सीईओ थे वो अपनी एक पलटन को लेके वहाँ चेक करने गए कि चाइनीज़ गए हैं कि नहीं गए हैं। लेकिन चाइनीज़ जो आर्मी है वो वहाँ से पहले से ही एक एम्ब्यूश प्लान करके बैठी थी कि जैसे ही हिंदुस्तानी सैनिक आएंगे हम उनके ऊपर हमला कर देंगे, उनको बहुत नुकसान पहुँचाएंगे और उसके बाद हिंदुस्तानी जो फ़ौज है वो डर जाएगी और हम यहीं पे बैठे रहेंगे। पर हुआ उससे बिल्कुल उलट। हमारे जो सोल्जर्स थे वो बहुत बहादुरी के साथ लड़े, हमारे भी कुछ सोल्जर शहीद हुए, लेकिन उनके हमसे बहुत ज़्यादा नुकसान चाइना को उठाना पड़ा इस इंसिडेंस का। उस दिन उसके बाद जो वो जगह थी जहाँ पे ये लड़ाई हुई, वो जगह भारत की आर्मी के कब्जे में आ गई और उसके बाद फिर से डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल पे मीटिंग्स हुई। उसके बाद फिर से दोनों देश एक बार इस बात पे सहमत हुए कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, दोनों आर्मियों को थोड़ा थोड़ा दूर करना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये भारत की सीमा से, जहाँ तक मतलब भारत अपनी पोस्ट बना सकता है वहाँ से 3 किलोमीटर पेट्रोलिंग जोन के अंदर है। और उधर चाइना की तरफ से देखा जाए तो चाइना की आर्मी 5 किलोमीटर अंदर पेट्रोलिंग जोन पे आई हुई है। जब सहमति बनी डिसएंगेजमेंट की, तो वो सहमति क्या है कि पहले चरण में क्या होएगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, जो भारत की सेना है वो 2 किलोमीटर पीछे जाएगी, चाइना की जो सेना है वो 2 किलोमीटर पीछे जाएगी। इतना होने के बाद भी दोनों ही सेना पेट्रोलिंग जोन में ही रहेंगी, वो पेट्रोलिंग जोन नहीं छोड़ के जाएंगी, क्योंकि भारत की सेना 3 किलोमीटर आ गया, 2 किलोमीटर जाएगी पीछे तो भी 1 किलोमीटर पेट्रोलिंग जोन में रहेगी। चाइना की 2 किलोमीटर जाएगी तो वो भी 3 किलोमीटर भी पेट्रोलिंग जोन के अंदर ही होगी। और जो ये 4 किलोमीटर का एरिया बनेगा इसको बफर जोन बना दिया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि जो बफर जोन है वो भारत की भूमि में बना है, वो चाइना हमारी वो भूमि छीन लेगा, तो वो एक पेट्रोलिंग जोन के अंदर बफर जोन बना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होएगा, सेकंड स्टेप में जो भारत की फ़ौज है वो 1 किलोमीटर पीछे होके अपनी सीमा में आ जाएगी, मतलब वो पेट्रोलिंग जोन को छोड़ के अपने जोन में आ जाएगी। ऐसे ही चाइना 3 किलोमीटर पीछे जाएगा और वो पेट्रोलिंग जोन को छोड़ के अपने उस सीमा में चला जाएगा।
और जो मार्च 2020 में स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति दोबारा बन जाएगी। और इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली एक बात है, ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है ये सिर्फ 3 पॉइंट्स पे ही चल रहा है। ये गलवान वैली में हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में हो रहा है, डोगरा पोस्ट में हो रहा है, लेकिन पोंगसो में नहीं हो रहा। जैसे हम जानते हैं कि पोंगसो लेक है जो वो 1/3 इंडिया के पास है और 2/3 चाइना के पास है। पोंगसो लेक के पीछे जो पहाड़ है उसमें से 8 फिंगर्स हैं। फिंगर्स क्या होता है कि एक जो लाइन ऊपर से पहाड़ से नीचे को आती है उसको एक फिंगर बोला जाता है, उसकी 8 फिंगर्स हैं। और 8 फिंगर में से जो चाइना की LAC है वो कहती है कि जो भारत की सीमा फिंगर 2 तक है, पर जो भारत कहता है वो कहता है कि हमारी सीमा फिंगर 8 से भी आगे तक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों जो सेनाएं हैं फिंगर 4 और फिंगर 5 पे आमने सामने बैठी हुई हैं। और इस सब डिसएंगेजमेंट में कुछ भी पेंगसोंग की बात नहीं है। तो अगर हम सोचें कि इस डिसएंगेजमेंट के बाद जो लड़ाई बढ़ने का खतरा ख़त्म हो गया है या इसके बाद सब कुछ सॉल्व हो गया है, तो ये अभी मानना सही नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।